बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है जीवन के निर्माणकारी कारक, जिसको हम बोलते हैं कोशिका और ऊतक। तो आते हैं कोशिका। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आपको पता है कि सबसे पहले जब हमारा माइक्रोस्कोप बना था, तो उसमें हम कोशिका का आविष्कार करने में ये बहुत ही सहायक था। ठीक है, बहुत ही सहायक था। कोशिका की जो खोज थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। कैसे करी थी? उन्होंने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी कॉर्क से बना कांच के शीशा का ढक्कन, लकड़ी से बना होता है ये, एक बारीक टुकड़े का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने क्या देखा? मधुमक्खी छत्ते जैसे समान कई खाने के खंड देखे। मतलब इस तरह से उन्होंने क्या देखा? उस लकड़ी में मधुमक्खी के जैसे जैसे खंड होते ना, उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे इस तरह से आकृतियां देखी, और इन्होंने इन खंडों को क्या बोल दिया? कोशिका। क्या बोल दिया इसको? कोशिका। तो इसीलिए मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, इसमें यही लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी एक बारीक टुकड़ों का निरीक्षण किया, जिसमें क्या कहते हैं? मधुमक्खी छत्ते जैसे समान कई खंड नजर आए, और उन्होंने इस खंडों को क्या बोल दिया? कोशिका बोल दिया। और यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया है कि कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था? कि कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, एवं शरीर के सभी अंग में क्या होता है? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं। एक आया है हमारा संरचनात्मक, और आता है क्रियात्मक। अब आता है संरचनात्मक क्या होता है, मतलब किस तरह से वो कोशिकाएं बनी है, कौन सी सेल है, वो आती है संरचनात्मक। और क्रियात्मक, एक तरीके की सेल मिलकर एक ही कार्य करेगी, दूसरी तरह की सेल मिलकर दूसरे तरह की कार्य करेंगे। तो इसी तरह इनको क्या बोला गया है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। एवं शरीर के अंगों की सभी अंग कोशिकाओं से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। दूसरा आता है हमारा कि सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। मतलब ये है कि अगर एक सेल है, ये कोशिका है, जब तक इसका एक सेल से दो सेल नहीं बन जाते, तो ये जो बोला गया है कि सारी जो नई कोशिकाएं बनी हुई है, ये नई कोशिकाएं हैं, वो पहले से मौजूद जो हमारी कोशिका है, उससे बने होते हैं। उसके बाद आता है एक प्राणी के कार्य। कोशिकाओं की सम्मिलित गतिविधियां और पारंपरिक क्रियाओं के परिणाम होते हैं, जो जीव का निर्माण करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है, वो किसका आउटकम होता है, वो किसका फलस्वरूप होता है। जितनी भी एक्टिविटीज या इंटरेक्शन होती है सेल की, जो उस ऑर्गेनिज्म को बनाती है, उससे आपका ये फंक्शन होता है। ठीक है। तो हमें कोशिका को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसका, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है अपने काम के लिए। वो क्या रहती है? बिल्कुल स्वतंत्र रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो पहला क्वेश्चन आता है, कोशिका को परिभाषित करिए। ठीक है, कोशिका को परिभाषित ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपीज में जरूर लिखना है। तो पहला इम्पोर्टेंट आंसर आपका क्या है? ये वाला। तो ये अपनी कॉपीज में जरूर लिखें। दूसरा टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में अंतर। ठीक है। तो आपको पता ही है कि किसी भी कोशिका के तीन मूल वो होते हैं। सबसे पहले होता है कोशिका की भित्ति। ये भित्ति है। ठीक है, इसे आकार देती है। फिर उसके बाद आता है जो केंद्र के अंदर जो डीएनए होते हैं, एक वो। पहला होता है भित्ति, दूसरा होता है डीएनए,
और तीसरा क्या बोला है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें फिर हमारे 3 मूल भाग है। सबसे पहले हमारा क्या है, भित्ति, फिर आता है हमारा डीएनए, फिर आता है हमारा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में क्या अंतर बताया हुआ है, कैसे हमने कोशिका को बताया कि वो प्रोकैरियोटिक्स है या यूकैरियोटिक्स है, कैसे बताया है। अगर मान लो ये हमारा कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उसके अंदर हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट है एक से ज्यादा, तो वो क्या माना जाएगा, यूकैरियोटिक। क्या माना जाएगा, यूकैरियोटिक। और अगर और अगर हमारा जो है एकल होगा, पर वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में अगर डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। अदरवाइज अगर केंद्रक में है बहुत सारे एक से ज्यादा, तो वो क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक्स। तो इसके बेसिस पे हमने क्या करा है, डिवाइड प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। तो यहाँ पे भी मैंने इन शॉर्ट डिफरेंस लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सुव्यवस्थित केंद्र नहीं होता है, मतलब जो केंद्र है वो एकदम सुव्यवस्थित नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं, पता नहीं चलता है कि इसके अंदर केंद्र है या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो केंद्रक है वो सही तरीके से नहीं है। और उसका उल्टा है हमारा, सुव्यवस्थित केंद्र हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला है कि डीएनए जो है एक अणु है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, पर यहाँ पे जो डीएनए है वो क्या होता है, वो एक से ज्यादा होता है। और वो किस में प्रेजेंट होता है, वो अंदर केंद्रक में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले तो वो इस तरह से होता है, फिर वो क्या करते हैं, एक संघनित हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होके इस तरह की जो है स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर ये डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। तो यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, 2 या अधिक डीएनए अणुओं द्वारा निर्मित होता है, कि कोशिका के अविभाज्य की स्थिति में क्रोमोटिन फाइबर्स के नेटवर्क में के रूप में पाया जाता है। इसमें दूसरा क्या है, इसमें केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, तो केंद्र जब सुव्यवस्थित ही नहीं है तो उसकी झिल्ली क्या हो, ठीक है। इसमें केंद्र की झिल्ली होती है। इसमें कोशिकांक जो है हमारा, कोशिकांक उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लाइसोसोम्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। पर हमारा जो है यूकैरियोटिक में ये सारी प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, जो है इसका एग्जाम्पल है। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, पौधों की कोशिकाएं, कवक, ठीक है। आप ये लोग सब डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम को, ये पहला डायग्राम है पादप कोशिका, मतलब किसी प्लांट का सेल। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है कि ये जो पूरा सेल है हमारा, ये जो पूरा सेल है, ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करती है, ढकती है। क्या करती है, इसको ढकती है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इसका काम क्या होता है, ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, चाहे कोई एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसकी आउटर की कवरिंग, मतलब बाहरी जो हमारी परत है या कवरिंग है, उसको बनाने में क्या करती है, ये मदद करती है। और दूसरा, ये सिर्फ उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जिनकी हमें जरूरत रहती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि सिर्फ ये उन्हीं पदार्थों को अंदर की मदद करती है जो कि उसको जरूरत रहती है। दूसरा, ये इस सेल को किसी भी घाव से बचाने में मदद करती है। और तीसरा, ये जो है शेप,
इसका आयतकार है, इसका गोलाकार है, तो ये शेप को मतलब इसके आकार को बनाए रखती है, खराब नहीं होने देती है। अब आता है उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो ये है हमारा ये रहा, ये सब हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और इस झिल्ली के बीच का जो गैप है वो साइटोप्लाज्म फिल करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारी क्या है? झिल्ली है। उसके बीच में जो गैप है उसको भरने का कौन काम कर रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक और है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग। जो कोशिकांग है जैसे कि हमारे यहाँ पे रिक्तिका है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और एक हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सारे जो कोशिकांग है वो किसमें उपस्थित है? हमारे इस वाले एरिया में जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, या बोल सकते हैं हम केंद्रक। जो केंद्रक है, ये रहा हमारा केंद्रक इसमें, और यहाँ पे केंद्रक हमारा बिल्कुल बीच में है, ठीक है। जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के आपको पता ही है कि बीच वाला जो ये एरिया है, देखो ये हमारा मान लो केंद्रक है, तो केंद्रक के यहाँ पे जो बीच में है बिल्कुल, उसको हमने बोला है न्यूक्लियोस, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियोस। और इसके बाहर वाली झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और ये पूरा का पूरा जो है उसको क्या बोला है हमने? केंद्रक बोला हुआ है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, वो कहाँ छोटा सा होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बीचम बीच पाया जाता है, कभी कभार साइड में भी हो जाता है, ठीक है। और ये किससे घिरा हुआ है? ये हमारा केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर, क्योंकि हमने कहीं देखा ये जो एनिमल वाला है, इसमें देखिए इसके अंदर कभी कभार हमारे क्रोमोसोम्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है? ये जो हमारा इसका बिल्कुल ये रहा न्यूक्लियस, अगर एक है तो न्यूक्लियोस, और बहुत सारे हैं तो क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियोआई। अब इसका काम क्या है कि ये सारे सेल की जो क्या कहते हैं, ये जो पूरा सेल है उसका कार्य देखता है। और दूसरा, इसके अंदर, सेल के अंदर जो है एक जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं जीन्स वाले जो मटेरियल्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे जीन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? क्या है? डीएनए के अणु भी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्या है इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? बिल्कुल इस तरह से है, इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है। और इसके ऊपर राइजोम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं? हमारे प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये क्या करता है? प्रोटीन और ये जो वसा है उसको बनाने में हमें सेल के अंदर से बाहर तक मतलब बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। और दूसरा, ये दृढ़ता प्रोवाइड करता है किसको? सेल को। अब मैंने बोला था राइजोसोम्स, तो राइजोसोम्स में मैंने भी दिखाया था कि इस तरह की जो हमारी संरचना होती है इस तरह से, उसके ऊपर ये जो डॉटेड डॉटेड पाए गए हैं किसपे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, उसको बोलते हैं राइजोसोम्स। तो ये क्या काम करते हैं? ये हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनको बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये हमारे क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में इधर उधर आराम से फ्रीली घूमते हैं, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है कि ये इस पे अटैच भी हो जाते हैं, नहीं तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं, इस तरह से डॉटेड डॉटेड इसकी संरचना होती है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से है इसका, इस तरह से इसकी संरचना होती है।
ठीक है, तो ये क्या होता है, माइक्रोकॉन्ट्रिया, जो साइटोप्लाज्म है उसमें बिखरे हुए होते हैं। इसका काम क्या है, ये क्या करते हैं, हमारे श्वसन के लिए काम आते हैं। ठीक है, और दूसरा, ये हमारे जो कोशिका है उसका बिजली घर कह सकते हो या पावर हाउस कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, बिजली घर या पावर हाउस। क्योंकि क्या काम करते हैं ये हमारा, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो कोशिका क्या है, पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि श्वसन के दौरान इनसे क्या होती है, हमें ऊर्जा निकलती है और संग्रहित होती है। उसके बाद आता है हमारा गोल्जी बॉडी। जो हमारा गोल्जी बॉडी होती है उसकी संरचना इस तरह से होती है। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है हमारी, उसकी संरचना, उसका मैं डायग्राम बना रही हूँ। इस तरह से होती है हमारी गोल्जी बॉडी। अच्छा, तो ये गोल्गी बॉडीज जो हैं वो ज्यादातर हमारे न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। ये न्यूक्लियस है, उसके पास ये क्या पाई जाती है, गोल्गी बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, और क्या काम है, इसको हम गोल्गी बॉडीज तो कहते हैं जंतु कोशिका में, और डायसाइटोसोम्स बोलते हैं हम इसको पादप में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं उनको मतलब उत्पन्न करता है, जैसे कि हमारे एंजाइम्स हो गए, हमारे हार्मोन्स हो गए, जो कि हमारे फीलिंग्स और वो सब कंट्रोल करते हैं। उस तरह के बहुत सारे क्या करता है, ये हार्मोन्स निकालता है, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, हार्मोन्स और एंजाइम्स का क्या करता है, ये उत्पादन करता है और भंडारण भी करता है। उसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स हमने अभी पढ़ा ही था कि लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, कि इसके अंदर जो होती है पाचक एंजाइम से भरा होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये किस में मदद करता है, ये जो हमारे क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने में हमें हेल्प करता है। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैले कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, आत्मघाती थैले। तो लाइसोसोम का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है देखने में। वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है जो क्या काम करता है, इसको डाइजेस्ट करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में काम आता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको आत्मघाती थैला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैला। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिक्तियां। ठीक है, क्या आता है, तो रिक्तियां क्या होती हैं, हमारी वैक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वैक्यूल्स। तो ये क्या होती है, ये झिल्ली से घिरे हुए तरल पदार्थ के रूप में होती है। मतलब ये जो वैक्यूल है, ये तरल पदार्थ इधर है और एक ये झिल्ली है एक तरीके की। उसके बाद आता है हमारी रिक्तियां। तो रिक्तियां मैंने बताया था, रिक्तियां मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या है, कि हमारा जो है खाली एरिया जो है उससे क्या हुआ है, घिरा हुआ है, किससे, लिक्विड से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये झिल्ली से घिरे हुए तरल पदार्थ के रूप में होता है। उसके बाद होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है, ये जो है हमारा, इसके अंदर भी क्या है, तरल पदार्थ है, और ये एक झिल्ली से क्या हुआ पड़ा है, घिरा पड़ा है। दूसरा क्या है, कि पादप में बहुत बड़े बड़े आकार में मिलते हैं, और जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं, जंतु में ये रिक्तियां जो है ये बहुत छोटे आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि पानी को और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है दूसरे, उसको क्या करते हैं, अंदर स्टोर करते हैं, अपने अंदर उसको संभाल के रखते हैं, या कह सकते हैं भंडारण करने में ये मदद करता है। हाँ, उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली।
जिसको और क्या बोल सकते थे हम उसको हम बोलते थे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सबसे भारी परत होती है। क्या होती है? सबसे भारी परत होती है। और ये जो है हमारी कोशिका झिल्ली वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई नहीं जाती है। दूसरा, कोशिका झिल्ली क्या करता है? ये हेल्प करता है कि हमारा जो सेल है बाहर वाला कवरिंग जो है प्लांट का, वो किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना होता है। वो क्या करता है? वो प्लांट्स की आकार को, उसकी दृढ़ता को बनाए रखने में हेल्प करता है। और दूसरा, वो क्या करता है? जो इसके अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसको बचाए रखता है। उसको क्या करता है? बचाए रखता है। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टिसाइड्स। प्लास्टिसाइड्स जो होते हैं प्लांट्स में 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है हमारा? क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये रखा, ठीक है? और दूसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? तीसरा क्या होता है हमारा? लीकोप्लास्ट। तो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो हमारा ये वाला होता है, ये क्या होता है? हरे रंग का होता है। और ये हमारा प्रकाश संश्लेषण में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है? फिर हमारा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? हमारे रंग रहित होते हैं। क्या होते हैं? रंग रहित होते हैं। तो ये हमारा प्लास्टिसाइड है, उसके 3 प्रकार है। पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है? इनके काम क्या-क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फल और फूलों को रंग प्रदान करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन के भंडारण में हमारी क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम्स। जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं, वो जो हमारा केंद्रक है उसके ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक है? और इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये हमें क्या किसमें मदद करते हैं? छोटी कणिकाओं के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। और क्या है? केंद्रक के ऊपर पाए जाने वाले ये क्या होते हैं? छोटे पिंड होते हैं। और ये क्या करते हैं? छोटी कणिकाओं के रूप में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये आगे जाके किसमें हेल्प करते हैं? जैसे कि सेल का विभाजन होता है, तो उसमें ये हमारी मदद करते हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे माइटोसिस में और मियोसिस में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।